तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भिव योर क्लासेस में। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे कक्षा 12 के अध्याय 1 जीवों में जनन को हम लोग पढ़ रहे थे। तो जीवों के जनन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुका है। इससे पहले जो है 2 वीडियो जो है हमने अपलोड की है और ये हमारा जो वीडियो पार्ट 3 है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट और आखिरी वीडियो है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ चुका है वो पढ़ चुका है अलैंगिक जनन की विधियां तक। अलैंगिक जनन की विधियों को हम लोग पढ़ चुके हैं और अलैंगिक जनन की विधि, उसके बाद जो है पादप में अलैंगिक जनन को हम लोग पढ़ रहे थे। पादप में अलैंगिक जनन कैसे होता है, उनकी कितनी विधियां हैं, उनमें से एक विधि को भी हम लोग पढ़ चुके थे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक ना, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, आज बात करेंगे हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में, है ना। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, इसे कृत्रिम कायिक जनन या प्रजनन भी कहा जाता है। तो पादपों में अलैंगिक जनन की दूसरी विधि आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या जनन। ठीक है, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या जनन कहने का अर्थ है कृत्रिम। तो यहाँ तो साफ और स्पष्ट हो रहा है कि कृत्रिम जब बात आ रही है तो ये क्रिया जो है मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा कराई जा रही है। ठीक है, तो कृत्रिम कोई भी चीज होता है तो वो जो कराई जाती है किसके द्वारा? मानव के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि मातृ पौधे, ठीक है, मातृ पौधे के बारे में आप लोगों को पहले, यानी पूर्व परिपक्व पौधे को जो है मातृ पौधा कहा जाता है। तो मातृ पौधे से जो है कुछ जैसे उनके कायिक भाग, है ना, मातृ पौधे से उनके कायिक भाग, जैसे उसके तना को, उसके जड़ को, उसकी पत्तियों को उससे अलग करके, ठीक है, उस पादपों से अलग करके जो है स्वतंत्र रूप से जो है एक नया पौधा जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से एक नया पौधा तैयार किया जाता है। यही विधि जो है क्या कहलाती है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो देखते हैं इस विधि में मातृ पौधों से उनके कायिक भाग जैसे जड़, तना एवं पत्ती, जड़, तना एवं पत्ती को अलग करके उससे स्वतंत्र नए पौधे का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है इस विधि में मातृ पौधे से उनके कायिक भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इन सारे भागों को जो है अलग करके जो है स्वतंत्र रूप से जो है एक नए पौधे का जो है निर्माण कराया जाता है। ठीक ना, तो इसकी कुछ विधियां हैं। ठीक ना, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कुछ विधियां हैं। कृत्रिम कायिक
प्रवर्धन की विधि, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कुछ विधियां होती है, कुछ विधि के द्वारा जो है इन नए नए पौधों का जो है निर्माण कराया जाता है। पहला विधि आपका आता है कलम लगाना। पहला कलम लगाना, इसको जो है कटिंग बोलते हैं। पहला कलम लगाना। दूसरा आता है आपका दाब लगाना। इसको जो है लेयरिंग बोलते हैं, लेयरिंग। और तीसरा जो आता है आपका रोपण, ग्राफ्टिंग। तो ध्यान देने वाली अब बात है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 विधि होती है। पहला है कलम लगाना, दूसरा है दाब लगाना और तीसरा है आपका रोपण। यानी कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है हमारा कलम लगाना। इस क्रिया में जो है, इस विधि में पौधे के छोटे छोटे टहनियों को जो है इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रत्येक टहनी में कक्षस्थ कलिकाएं, प्रत्येक टहनी पे जो है कक्षस्थ कलिकाएं, हाँ, वो जो है मौजूद हो। ऐसी टहनी को काटा जाता है जिसपे क्या हो, कक्षस्थ कलिकाएं मौजूद हो। तो और यह टहनी जो है, इस टहनी को हम बोलते हैं कलम, है ना। वैसी टहनी जिसपे कक्षस्थ कलिकाएं जो है वो मौजूद होती है, ऐसी टहनी को जो है कलम कहा जाता है। और इस कलम को जो है मृदा में, ठीक ना, मिट्टी में जो है गाड़ दिया जाता है। उस कलम को जो है मृदा या मिट्टी में या गमले में जो है उसे लगा दी जाती है। कुछ दिन के पश्चात इन कक्षस्थ कलिकाओं से जो है जड़ें, उसकी जो है जड़ें निकलने लगती है। और यानी कि इस क्रिया में जो है बहुत अत्यधिक समय लगता है, उसकी जड़ें निकलने में थोड़ा समय भी लगता है। लेकिन कुछ ऐसी विधियां हैं, है ना, जिसके द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स का प्रयोग करके जो है बहुत सारे पौधों में हार्मोन का प्रयोग किया जाता है ताकि उसकी जड़ें जो है जल्द से जल्द निकल जाए, ठीक ना। तो यह क्रिया जो है कलम लगाना, है ना, इस विधि को कहते हैं कलम लगाना। तो आप लोग देख सकते हैं, है ना, यहाँ एक पौधा है, पौधे के टहनी को जो है काट करके गमले में लगा दिया गया है ना, गमले में लगाया गया है। इस विधि को बोलते हैं हम कलम लगाना। इसकी और एक विधि है कक्षस्थ कलिका युक्त जो है टहनी को चुन के और उससे जो है मिट्टी दाब द्वारा उसे जो है बांध दिया जाता है। इस विधि को हम बोलते हैं कलम बांधना, ठीक ना। तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं, इसका उदाहरण दिया गया है। तो अगला बात करते हैं हम लोग दाब लगाना, ठीक है, दाब लगाना। तो इसमें क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत पौधे की एक टहनी को, है ना, कोई भी पौधा है, उस पौधे की टहनी को जो है मिट्टी के अंदर थोड़ा अंदर डाल करके जो है उसे दबा दिया जाता है, ठीक ना। और उन टहनियों पे जो है कक्षस्थ कलिकाएं मौजूद होती है और कुछ दिन पश्चात जो है उन कक्षस्थ कलिकाओं से जो है जड़ें निकलने लगती है और एक जो है उसके बाद जो है उस टहनी को काट दिया जाता है और वो एक स्वतंत्र नया पौधा जो है विकसित हो जाता है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग दाब लगाना या लेयरिंग, है ना, इंग्लिश में लेयरिंग कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका भी उदाहरण, ठीक है ना, किस प्रकार से एक पौधे के टहनी को जो है मिट्टी में दबाया गया है और उसका जो स्वतंत्र पौधा जो है वो मिट्टी से निकल रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगला रोपण की, ठीक है। तो रोपण में क्या होता है कि दो अलग अलग पौधे को आपस में जोड़ा जाता है, दो अलग अलग पौधे को आपस में जोड़ा जाता है। इससे क्या होता है कि ये पौधे जो हैं एक ही रूप में जीवित रहते हैं, एक ही रूप में क्या रहते हैं,
एक नए किस्म के पौधे के रूप में जो है यह जीवित रहता है। कुछ पौधे हैं जैसे आपका आम हो गया, नींबू हो गया, सेब हो गया, इस पौधे को जो है इसी प्रकार से यानी कि रोपण विधि के द्वारा, है ना, इसकी कृत्रिम प्रवर्धन कराई जाती है। रोपण विधि के द्वारा जो है कृत्रिम प्रवर्धन कराई जाती है। तो इससे पहले हम बात किए थे कलम लगाना। कुछ ऐसे कुछ पौधे हैं जैसे अंगूर हो गया, है ना, केला हो गया, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बीजहीन पौधे होते हैं। तो कलम लगाने की विधि के द्वारा जो है इन पौधों को जो है अभी तक जो है यानी कि इन पौधों को विकसित कराया जा सकता है। चलिए अब जो हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन का कुछ आर्थिक महत्व है, ठीक ना। कायिक प्रवर्धन का कुछ आर्थिक महत्व, ठीक है। कायिक प्रवर्धन के कुछ आर्थिक महत्व हैं। इस महत्व को जो है थोड़ा देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन जो कराई जाती है, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक ना। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ये जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का जो है कुछ आर्थिक महत्व है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्यों कराया जाता है। तो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराने का पहला है कि पहला जो है यह सस्ती, है ना, यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वो सस्ती एवं आसान, है ना, सस्ती एवं इसकी विधि जो है आसान होती है ना। यह सस्ती होती है और इसकी विधि आसान होती है। दूसरा जो है इसमें जो है वृद्धि जो है वो तीव्र, है ना, वृद्धि जो है वो तीव्र होता है। और तीसरा जो है आपका, तो बहुत से ऐसे फलीदार, है ना, बहुत से ऐसे फलीदार वृक्ष परिपक्व होने में जो है बहुत अत्यधिक समय लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फलीदार वृक्ष हैं जो परिपक्व होने में जो है बहुत ही अत्यधिक समय लेता है, परंतु कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि का इस्तेमाल करके जो है यानी कि उसको तीव्र गति से जो है परिपक्व कराया जाता है, ताकि और उसमें जो है फल बहुत ही तेजी से, यानी कि बहुत ही जल्द जो है उसमें फल जो है वो आने लगते हैं। उसके बाद चौथा आता है कि जैसे केला हो गया, अनानास हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, है ना, ये सब ऐसे पौधे हैं इसके बीज नहीं होते, ठीक ना। केला हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया, गुलाब हो गया, ठीक ना। तो ऐसे सब पौधे के जो है बीज नहीं मिलते, इसके बीज उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसे सब पौधे प्रजनन का एकमात्र मार्ग यही है, कौन सा, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। एक बात और है कि इस विधि के द्वारा जितने भी पौधे उत्पन्न होते हैं, इस विधि के द्वारा जितने भी पौधे उत्पन्न होते हैं वह पौधे रोगहीन होते हैं। पौधों में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो ये बात थी हमारी किसकी, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के आर्थिक महत्व की, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के आर्थिक महत्व की। तो अब हम लोगों का जो ये आपका था पौधों में अलैंगिक जनन, इससे पहले हम लोगों ने जंतुओं में अलैंगिक जनन को देखा, उसके बाद हम लोगों ने पौधों में, पादपों में जो है अलैंगिक जनन को देखा। अब जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे जनन का दूसरा पार्ट, लैंगिक जनन। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम लोग लैंगिक जनन की, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन, इससे पहले भी हम लोगों ने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा है। लैंगिक जनन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस जनन के लिए जो हमें दो विपरीत प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, दो अलग अलग युग्मकों की, एक नर से और दूसरा मादा। एक नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक, मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। और जब तक ये दो युग्मक आपस में संलयित नहीं होंगे तब तक जो है हमारा लैंगिक जनन जो है वो संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंगिक जनन। तो जनन की इस प्रक्रिया में, जनन की इस प्रक्रिया में एकल जीव, है ना, प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मक
नर तथा मादा युग्मक का निर्माण एकल जीव या दो अलग अलग जीवों द्वारा होता है। ठीक है, तो कहता है जनन की इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण, है ना, इस प्रक्रिया में जो है नर तथा मादा युग्मक का निर्माण जो है एकल जीव या दो अलग अलग जीवों द्वारा होता है। एकल जीव मतलब अकेला जीव या दो अलग अलग जीवों द्वारा जो होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एकल जीव के द्वारा जो है नर युग्मक तथा मादा युग्मक कैसे, है ना, नर युग्मक तथा मादा युग्मक कैसे हमें जो है प्राप्त होता है, कैसे बनता है। एक ही जीव शरीर के अंदर जो है नर तथा मादा युग्मक जो है वह कैसे उत्पन्न होता है, तो इस चीज को देखना है। तो ऐसे जीव यानी कि ऐसे जीव जो नर तथा मादा युग्मक दोनों उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीवों को द्विलिंगी जीव कहा जाता है। बीसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, द्विलिंगी जीव, इसको बोलते हैं बीसेक्सुअल। बीसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। तो ये जीव जो है द्विलिंगी कहलाते हैं। कहता है जब एक ही जीव द्वारा, इसमें क्या होता है कि एक ही जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मक का निर्माण, है ना, एक ही जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है। ऐसा जीव जो नर तथा मादा युग्मक दोनों का निर्माण करता हो, ऐसे जीवों को हम द्विलिंगी जीव कहते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी जीव कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक लिंगी जीव के बारे में। एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव, इसको जो है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एक लिंगी जीव, है ना। तो द्विलिंगी जीव में आप लोगों ने देखा कि एक ही जीव के द्वारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे केचुआ, है ना। केचुआ को आप लोगों ने देखा होगा। केचुआ जो है एग्जाम्पल में केचुआ, ठीक है ना। तो केचुआ जो है वो द्विलिंगी जीव होता है, जो यानी कि अपने ही शरीर में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों को उत्पन्न कर सकता है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं एक लिंगी जीव के बारे में, यानी कि ऐसे जीव, है ना, एक जीव जो है एक ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण कर पाता हो या निर्माण करता हो, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं एक लिंगी जीव, है ना। तो एक लिंगी जीव कहता यदि नर और मादा युग्मकों का निर्माण, यदि नर और मादा युग्मकों का निर्माण दो अलग जीवों द्वारा होता हो तो ऐसे जीवों को एक लिंगी जीव कहा जाता है।
जाता है। ठीक है, तो कहता है कि यदि नर और मादा युग्मकों का निर्माण, नर और मादा युग्मकों का निर्माण जो है दो अलग अलग जीवों द्वारा होता हो, दो अलग अलग जीवों के द्वारा होता हो, तो ऐसे जीवों को जो है एक लिंगी जीव कहा जाता है। जैसे बहुत सारे जीवों में जो है नर और मादा के, है ना, नर जो है नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं और मादा जो है मादा युग्मक को उत्पन्न करते हैं। तो नर एक लिंग है और मादा एक लिंग है, तो नर को और मादा को कहा जाता है एक लिंगी जीव। ठीक है, ऐसे जीवों को कहा जाता है एक लिंगी जीव। तो एक लिंगी जीवों में नर के द्वारा जो उत्पन्न किया जाएगा वो कहलाएगा नर युग्मक। क्या कहलाएगा? नर युग्मक कहलाएगा। और मादा के द्वारा जो उत्पन्न किया जाएगा वह कहलाएगा मादा युग्मक। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तो यह जो है बनाएगा युग्मनज। यह जो है युग्मनज बनाता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो वहां जो है एक नया जीव यानी युग्मनज का निर्माण होता है। यही युग्मनज जो है इसी में जो है विभाजन होती है, या धीरे धीरे वृद्धि करता है और वृद्धि करके जो है नए शिशु के रूप में, नए जीव के रूप में जो है यह परिवर्तित हो जाता है, नए जीवों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया, लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन कहता है जनन की इस क्रिया में नर तथा मादा युग्मक का निर्माण एकल जीव या दो अलग अलग जीवों द्वारा होता है। या तो एक ही जीव के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, या दो अलग अलग जीवों के द्वारा जो है नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो एक जीवों के द्वारा जो नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं द्विलिंगी जीव, बिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और जो अलग अलग जीवों के द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का जो निर्माण किया जाता है, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं एक लिंगी जीव। तो जीव जो है जब तक वो अपने जीवन में वृद्धि की उस अवस्था तक या उस परिपक्वता तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक जो है लैंगिक जीवन आरंभ नहीं होती है। तो पेड़ पौधों में यह अवस्था जो है कायिक प्रवस्था कहलाती है। यह अवस्था, इस अवस्था को जो है कायिक अवस्था बोलते हैं, या इसे कायिक प्रवस्था भी कहा जाता है। जंतुओं में इस अवस्था को जो है किशोरावस्था कहा जाता है, और पादपों में इस अवस्था को जो है कायिक अवस्था, ठीक है ना, या इसे कायिक प्रवस्था भी कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जंतुओं में जो है जनन प्रवस्था का प्रारंभ, ठीक है ना, यानी जनन अवस्था का प्रारंभ जो है वह उनके शरीर के कुछ बाह्य अथवा आंतरिक, उनके शरीर के कुछ बाह्य अथवा आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक ना, यानी जंतुओं में जनन अवस्था जो है उनके बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन तथा कार्यकी के परिवर्तन के पश्चात होता है। और इन सभी परिवर्तनों का नियंत्रण जो है जीवों के शरीर में स्रावित होने वाले हार्मोन, इन सभी परिवर्तनों का नियंत्रण जो है जीवों के शरीर में स्रावित होने वाले हार्मोन एवं एंजाइम के द्वारा, हार्मोन एवं स्रावित होने वाले एंजाइम के द्वारा जो है होता है। ठीक ना, तो इसका नियंत्रण जो है हमारे शरीर के अंदर या जीव शरीर के अंदर स्रावित होने वाले एंजाइम है, स्रावित होने वाले हार्मोन है। इन्हीं एंजाइम और हार्मोन के द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जाता, नियंत्रण होता है। जैसे मनुष्य है, ठीक है, तो मनुष्यों में जब जनन प्रवस्था प्रारंभ होती है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वह दिखने लगता है। तो ऐसे कुछ और भी जंतु हैं जिसे जैसे नॉन प्राइमेट जंतु हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, हाँ, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हिरन हो गया, ऐसे जीवों को नॉन प्राइमेट बोला जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे जीवों में जो लक्षण दिखाई देता है, परिपक्व होने के लक्षण जो दिखाई देते हैं, वह लक्षण जो है मध्य चक्र के रूप में, ठीक ना, किसके रूप में, जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गया, हिरन हो गया, बिल्ली हो गया,
तो ऐसे सब जीवों में जो है यह लक्षण जब दिखाई, यानी कि यह लक्षण जब प्रलक्षित होता है, ऐसे लक्षण को हम बोलते हैं मदचक्र, उसे बोला जाता है ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है ना, ऐसे लक्षणों को जो है मदचक्र कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसे ओस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। और जबकि कुछ प्राइमेट एनिमल्स हैं, प्राइमेट जीव हैं, जैसे बंदर हो गया, मनुष्य हो गया, इसमें जो है एक चक्र प्रारंभ हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र, जिसे कहा जाता है ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वह पॉइंट है लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं तो होता क्या है कि लैंगिक जनन से संबंधित सभी घटनाएं, लैंगिक जनन से संबंधित जितनी भी प्रकार की घटनाएं हैं वह जो एक निश्चित क्रम का अनुपालन करती है। एकदम निश्चित क्रम से जो है यह सारी घटनाएं घटित होती है। और इन घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा है निषेचन, है ना, और तीसरा है निषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक है, तो पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी निषेचन से पहले की घटना। ठीक है ना, निषेचन से पहले की घटना निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। उसके बाद निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और तीसरा आता है निषेचन पश्चात घटनाएं, यानी निषेचन के बाद की घटनाएं, निषेचन के बाद की घटनाएं। तो अब बात सबसे पहले जो हम लोग करेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं के बारे में। निषेचन पूर्व घटनाएं के बारे में, निषेचन पूर्व घटनाओं में युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण की बात आती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे युग्मक जनन। पहला जो हमारा होगा युग्मक जनन। ठीक है, तो युग्मक जनन, हाँ, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निर्माण को ही युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निर्माण को ही हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। यानी नर युग्मक का बनना और मादा युग्मक के बनने की घटना ही क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक ना, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निर्माण को ही क्या बोलते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। तो एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि ये युग्मक जो है अगुणित होते हैं। ये युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। कहने का अर्थ यह है युग्मकों में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या जनक के शरीर के गुणसूत्रों की संख्या की आधी, जनक के शरीर के गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। यानी युग्मक अगुणित होते हैं। यानी अगर मानव के शरीर में 46 गुणसूत्र उपस्थित हैं तो इसके युग्मक में, है ना, युग्मक में जो है गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 23 होगी, है ना। मानव में अगर 46 गुणसूत्र है तो इस 46 में से 23 गुणसूत्र जो है इनके युग्मक में होगा। तो ये 23 जो होता है इसी को बोलते हैं अगुणित, इसी को बोला जाता है
अगुणित, ठीक ना, अगुणित युग्मक या युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक जनन भी जो है दो प्रकार का होता है। तो युग्मक जनन भी जो है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है ए नंबर हमारा, इसका जो युग्मक होता है उसे बोलते हैं सम युग्मक, सम युग्मक कहा जाता है इसको, ठीक ना। सम युग्मक, युग्मक में नर युग्मक तथा मादा युग्मक समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक ना। तो समयुग्मक में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है शैवाल है, ठीक ना, एक शैवाल है जिसका नाम है क्लोमाइडोमोनस, इसे कहते हैं क्लोमाइडोमोनस। इसके नर तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के क्या है, समान है। अब बात करते हैं दूसरा बी नंबर, विषम युग्मक, इसे कहा जाता है विषम युग्मक। यानी यहां क्या हो जाएगा कि दोनों नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसमें जो है नर युग्मक तथा मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसमें जो है नर युग्मक को, है ना, नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु, ठीक ना। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है, ठीक है। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। और एक बात यहां ध्यान देने वाली है कि मादा युग्मक जो है नर युग्मक से आकार में बड़ी होती है। मादा युग्मक अंडाणु जो है वह नर युग्मक शुक्राणु से आकार में बड़ी होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक, आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि दोनों युग्मकों का निर्माण जो है वह जो है एक विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक ना। यहाँ दोनों युग्मकों का निर्माण जो है यानी कि दोनों के शरीर में नर एवं मादा, नर जननांग और मादा जननांग में जो है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री, ठीक ना, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है इन दोनों युग्मकों का निर्माण होता है। और ये दोनों युग्मक जो है अगुणित होते हैं, ये दोनों युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पादपों में लैंगिक जनन की। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि पादप में जो है लैंगिक अंग जो होते हैं वो पुष्प होते हैं, ठीक ना। पादप में यानी पौधों में लगने वाले फूल यानी पुष्प, तो उन्हीं पुष्प को जो है लैंगिक जनन अंग माना जाता है। पुष्प को ही यानी पादपों का लैंगिक जनन अंग जो है वह पुष्प होता है, ठीक है। तो पुष्प भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। पुष्प भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ पुष्प द्विलिंगी होते हैं जिनके अंदर जो है नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होता है। और कुछ पुष्प एक लिंगी होते हैं जो या तो नर जननांग यानी कि या तो नर होता है या तो मादा होता है, ठीक ना। या तो वो नर गैमेट्स, है ना, नर युग्मक को उत्पन्न करता है या तो मादा गैमेट्स मादा युग्मक को उत्पन्न करता है। अब हम लोग बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण की, ठीक है। तो युग्मक जनन, है ना, युग्मक जनन क्रिया के फलस्वरूप, है ना, युग्मक का जो निर्माण होता है। अब बात आती है कि ये दोनों युग्मक निर्माण के पश्चात जो है दोनों युग्मक एक दूसरे से निकट आते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निर्माण कार्य, है ना, ताकि निषेचन की क्रिया जो है वह हो सके, ताकि निषेचन की क्रिया
हो सके, है ना। बहुत सारे जीवों में जो नरयुग्मक होते हैं ये चलने वाले, चलनशील होते हैं, यानी कि गति करने वाले, और मादा युग्मक जो है वह अचल होते हैं, या यानी कि गति नहीं करते, या जो है गति नहीं करते हैं, और स्थान जो है वो स्थान बदलते नहीं है, स्थान नहीं बदलते हैं। कुछ जीव है जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए, नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए जो है जल, है ना, जल की जो है आवश्यकता होती है। जल के माध्यम से जो है नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है, ये तब जाके वहां जो है निषेचन की क्रिया संपादित होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे जीवों में नर युग्मक को अलग अलग विधियों के द्वारा जो है मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है। नर युग्मक को अलग अलग विधियों के द्वारा जो है मादा युग्मक तक जो है पहुंचाई जाती है। तो इस क्रिया को हम लोग जो है अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब बात आती है हमारा निषेचन की, ठीक है ना। तो पहला तो ये हम लोग जान रहे थे निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में दो बातें आती है। पहला युग्मक जनन की, जहां हम लोगों ने देखा कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है, और दूसरा आता है युग्मक स्थानांतरण की, यानी कि युग्मक जो है वो स्थानांतरित कैसे होगा, यानी नर युग्मक मादा युग्मक तक कैसे पहुंचेगा और निषेचन की क्रिया कैसे होगी, ठीक है ना। तो युग्मक स्थानांतरण हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं, सभी जीवों में अलग अलग प्रकार की विधियां होती है, अलग अलग प्रकार से जो है नर युग्मक को स्थानांतरित किया जाता है ताकि वहां निषेचन की क्रिया हो सके। तो अब हम लोग बात करते हैं निषेचन की, ठीक है ना। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वह निषेचन। तो दूसरा निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन। दो युग्मकों के संयुग्मन, दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, है ना। दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो अब इससे पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि दो युग्मक का संयुग्मन कैसे होता है, नर तथा मादा युग्मकों का जो है आपस में मिलना, आपस में मिलने के बाद द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। निषेचन के कुछ प्रकार हैं, वो प्रकार है पहला आपका अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, इसमें क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें मादा युग्मकों से, जिनमें मादा युग्मकों से जो है नए जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मादा युग्मक से ही, है ना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें उनके शरीर में उपस्थित मादा युग्मक से ही जो है नए जीवों का निर्माण हो जाता है, मादा युग्मक से ही नए जीवों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जनन की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है, ऐसे जनन की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में कुछ जैसे मधुमक्खी, छिपकली और कुछ पक्षी हैं जैसे टर्की पक्षी,
इत्यादि। ठीक ना। तो मधुमक्खी, छिपकली, टर्की पक्षी ऐसे जीव हैं जिनमें निषेचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। तो इनमें जो है निषेचन होता ही नहीं है। इनमें जो है मादा के शरीर में उपस्थित मादा युग्मक, मादा के शरीर में उपस्थित मादा युग्मक ही जो है नए जीव का निर्माण कर लेती है। ठीक है, यानी मादा युग्मकों से ही जो है नए जीवों का निर्माण हो जाता है। ऐसे जनन की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग अनिषेक जनन। अगला आता है बाह्य निषेचन। दूसरा बाह्य निषेचन। ठीक ना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। कुछ उभयचर जीव हैं जिसमें निषेचन की क्रिया वो बाहर, यानी कि उसके शरीर के बाहर होती है। निषेचन की क्रिया उसके शरीर के बाहर होती है। ठीक ना। तो कुछ जीव जिनमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है। तो कुछ जीव जिनमें निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, ऐसे निषेचन को हम बोलते हैं बाह्य निषेचन। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया कुछ शैवाल है, शैवाल हो गया, मेंढक हो गया, है ना। और कुछ मेंढक हो गया उभयचर, है ना। कुछ उभयचर जीव है ना, उनमें भी जो है उभयचर, है ना। तो शैवाल हो गया, मेढक हो गया, और भी कुछ उभयचर जीव हैं जिसमें बाह्य निषेचन होता है। अब आता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक निषेचन। दूसरा आता है आंतरिक निषेचन। इसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक ना, इसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कहता है लगभग सभी स्थलीय जीव, है ना, जितने भी स्थलीय जीव हैं, स्थलों में निवास करने वाले जीव हैं, इसमें युग्मक संलयन, है ना, इसमें जो है निषेचन की क्रिया उनके शरीर के भीतर, इसमें जो है निषेचन की क्रिया जो है उनके शरीर के भीतर ही संपादित होती है। कुछ स्थलीय जीव जिनमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर, शरीर के भीतर होता है। ठीक ना। तो कुछ स्थलीय जीव हैं जिनमें निषेचन की क्रिया जो है शरीर के भीतर होता है। ऐसे ही निषेचन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे सरीसृप वर्ग हो गया, पक्षी वर्ग हो गया, एग्जाम्पल में हो गया सरीसृप वर्ग, है ना। सरीसृप उसके बाद पक्षी, जंतु। ठीक है ना, सरीसृप वर्ग हो गए, पक्षी वर्ग हो गए, जंतु वर्ग हो गए। इनमें जो है आपका जो है आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि निषेचन की क्रिया उसके शरीर के अंदर होती है। अब जो तो ये था आपका निषेचन, ये क्या था आपका निषेचन। अब तीसरा आता है निषेचन पश्च घटनाएं। नर और मादा युग्मक का निषेचन हो जाने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है
और युग्मनज बन जाने के बाद जो है, युग्मनज का निर्माण हो जाने के बाद की घटना को हम बोलते हैं निषेचन पश्च घटनाएं, है ना। तो लिखेंगे इसको, युग्मनज निर्माण के बाद की घटना को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। ठीक है, युग्मनज निर्माण के बाद की घटना को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। तो कहता है युग्मनज, सबसे पहला युग्मनज है, तो पहला युग्मनज, तो युग्मनज के बारे में हम लोगों ने पहले ही जाना कि युग्मनज जो है क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। युग्मनज क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है दो युग्मकों के मिलने से होता है। ठीक है ना, ये द्विगुणित होता है, ये द्विगुणित होता है। ठीक ना, युग्मनज जो है क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। दूसरा आता है भ्रूणोद भव। ठीक है ना, भ्रूणोद भव, यह कहता वह प्रक्रिया जिससे युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। यानी युग्मनज से भ्रूण का विकास। ठीक है ना, युग्मनज से किसका विकास, भ्रूण का विकास, इसको बोलते हैं भ्रूणोद भव। ठीक है ना, भ्रूणोद भव, जब युग्मनज से धीरे धीरे जो है भ्रूण का विकास होने लगता है, उसको हम बोलते हैं भ्रूणोद भव। तो इसमें क्या होता है कि युग्मनज में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। युग्मनज में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह जो है धीरे धीरे भ्रूण का रूप धारण कर लेता है, धीरे धीरे विकसित होकर के भ्रूण का रूप धारण कर लेता है। इसी को कहते हैं भ्रूणोद भव। तो आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस भ्रूण का निर्माण ऐसे ही होता है। हम लोगों ने देखा कि लैंगिक जनन की घटनाएं, इसमें देखा हम लोगों ने निषेचन पूर्व घटनाएं, उसके बाद निषेचन को देखा, उसके बाद निषेचन पश्च घटनाएं को देखा। तो ये सारी घटनाएं जो है लैंगिक जनन की घटनाएं हैं। इन्हीं घटनाओं के फलस्वरूप जो है लैंगिक जनन की क्रिया संपादित होती है। अब कुछ बातें आती है कि जैसे आपका जो है कुछ जीव होता है जो अंड प्रजक होता है, यानी कुछ जीव होते हैं जिसे अंड प्रजक जीव कहा जाता है ना। कुछ जीव होते हैं जिसे बोला जाता है अंड प्रजक, यानी ऐसे जीव जो अंडे उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, यानी ऐसे जीवों को अंड प्रजक जीव कहा जाता है जो अंडे उत्सर्जित करते हैं, है ना। अंडे उत्सर्जित करते हैं, ऐसे जीवों को जो है अंड प्रजक जीव कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये अंडे जो है यह एक कठोर कवच, है ना, कैल्शियम युक्त कवच से जो है ढका हुआ रहता है और एक निश्चित अवधि के पश्चात जो है इन अंडों के स्फुटन से, है ना, जब ये अंडा परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने के बाद जो है एक निश्चित समय के बाद इस अंडे के स्फुटन से, अंडे के टूटने के दौरान जो है उससे जो है नए शिशु का जन्म होता है। दूसरा होता है आपका सजीव प्रजक। सजीव प्रजक, तो सजीव प्रजक वैसे जीवों को कहा जाता है जो अपने जैसे संतान को जन्म देता है, अपने जैसे संतान को जन्म देता है।
ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, सजीव यानी कि ऐसे जीव जो अपने जैसे संतान को जन्म देता है। तो यानी ऐसे जीव जो अपने जैसे संतान को क्या करता है, जन्म देता है, ऐसे जीवों को सजीव प्रजक कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि सजीव प्राणी में निषेचन के पश्चात, सजीव प्राणियों में निषेचन के पश्चात जो है उसका अंडा जो है मादा शरीर के भीतर विकसित होकर, है ना, वो अंडा जो है मादा शरीर के अंदर ही विकसित होकर शिशु का रूप धारण कर लेता है। और वो शिशु एक निश्चित समय, है ना, एक निश्चित समय के बाद जो है वह शिशु जो है मादा शरीर के बाहर आ जाती है। और वो जो है यानी कि मादा जो है डायरेक्ट शिशु को जन्म देती है। ऐसे ही घटनाओं को हम बोलते हैं सजीव प्रजक। तो दोस्तों ये था आपका कक्षा 12 का अध्याय 1 जीवों में जनन। कक्षा 12 का अध्याय 1 जीवों में जनन। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है वह अच्छे तरीके से आपको समझाने का काम करते जा रहा हूं। और आप लोगों को एकदम बिल्कुल सरल भाषा में जो है हर एक चीज को जो है समझाने का काम कर रहा हूं। और आप जो है मेरे वीडियो को गौर से ध्यान से देखें और आप लोग जो है अपने घर में बैठकर जो है आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप पढ़ते जाएं, याद रखते जाएं, अपना नोट्स बनाते जाएं। बस इतना ही। आज हमारा जो है एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो एंड हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में जो मिलेंगे वह लेकर यूनिट फर्स्ट का दूसरा अध्याय लेकर हम उपस्थित होंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और बच्चे जो है इस वीडियो से लाभ उठा पाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।